दोस्तों, आज के समय में भारत एक पूरा स्पोर्ट्स हब बनते जा रहा है। ना सिर्फ क्रिकेट, लेकिन आज के समय में भारत अन्य स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर रहा है। और इस कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा हाथ है भारत की बेटियों का। जिस तरह की भारत की बेटियां खेल रही हैं, चाहे वो शूटिंग मनु भाकर हो या फिर अन्य खेल में सभी खिलाड़ी हो, आज भारत का तिरंगा वो लहरा रही है। हमारे भारत की मिट्टी से, हमारी अपनी मिट्टी से दो ऐसी बहनें फ्री स्टाइल स्केटिंग की दुनिया में अपना नाम बढ़ा रही है और हमारा जो तिरंगा है वो शान से लहरा रही है। आज के चल स्पोर्ट्स नाइट के इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रही है द फेमस स्केटर सिस्टर्स स्वराली एंड श्रेयसी जोशी। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। हेलो, थैंक यू। और जिस तरीके से आपने केवल 3 साल की उम्र में से ये खेल खेलना शुरू किया, इतने अर्ली एज में इस स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया और कैसे इंटरेस्ट आया इस स्पोर्ट पे? मैं जब 3 साल की थी, मैं श्रेयसी और ये स्वराली है मेरी बहन। तो मैं जब 3 साल की थी तब मेरे स्कूल के प्लेग्राउंड पे मैंने बड़े बच्चों को रोलर स्केटिंग करते हुए देखा पहली बार। और उनको देखने के बाद मुझे बहुत पसंद आया ये खेल। और मैंने मम्मी-पापा को बोला कि प्लीज़ मुझे छोटे बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं कंटिन्यू करना है और मुझे रोलर स्केटिंग सीखना है। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई रोलर स्केटिंग की। और मैं भी जब 3 साल की थी स्वराली, तब मैंने श्रेयसी को पहले से ही देखा था स्केटिंग करते वक़्त। तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कब चलने लगूँगी और फाइनली स्केटिंग करूँगी। तो ऐसे मैंने स्केटिंग चालू किया। जहाँ पर चलना ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए, खेलना, कूदना, गिरना, इंजरी। और इतने अर्ली टाइम में जब आपने शुरू किया तो घरवालों का क्या रिएक्शन था? और अब तक का जो आपका करियर रहा है, जर्नी रही है, इसमें लोगों का परसेप्शन क्या रहा है स्केटिंग को एज़ अ स्पोर्ट रिकॉग्नाइज़ करने में अब तक पूरी सोसाइटी का? मेरे पेरेंट्स का कभी कुछ इश्यू नहीं था रोलर स्केटिंग के इसमें, क्योंकि हर ही खेल-कूद में गिरना सभी गिरते हैं, मतलब स्टार्ट में। तो मेरे घर वालों का कभी कुछ उस पे ये नहीं था। और अ, हम दोनों को उन्होंने कभी भी रोका नहीं है। कभी भी नहीं। तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट है। हाँ। और जिस तरीके से फ्री स्टाइल स्केटिंग आप करती हैं, फ्री स्टाइल स्केटिंग की बात की जाए तो जिसमें क्लासिक, बैटल, स्लैलम ये अगर इस स्पोर्ट के बारे में, इन कैटेगरीज़ और इन फॉर्मेट्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ? तो क्लासिक स्लैलम एक डांस के तरह होता है। आई थिंक 2 मिनट्स तक का लिमिट होता है। सॉन्ग पे हम 3 कोन्स के लाइन पे ज़िगज़ैग जाके ट्रिक्स करके और आर्टिस्टिक करके परफॉर्मेंस करते हैं। तो ट्रिक्स और आर्टिस्टिक दोनों को पॉइंट्स होते हैं। और बैटल स्लैलम क्लासिक स्लैलम के ट्रिक्स जैसे ही होता है, पर टाइमर पे होता है, 30 सेकंड्स का टाइमर होता है और हमारे बेस्ट ट्रिक्स हमें करने होते हैं उस टाइम में। क्लासिक स्लैलम की अगर बात करें तो वो कितना कूल है, कितना फन है क्योंकि उसमें आपको कोरियोग्राफ करने हैं अपने स्टेप्स, उसमें आपको जो आपकी कॉस्ट्यूम है वो सिलेक्ट करना है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है। तो ये क्लासिक स्लैलम कितना ज़्यादा फन है, कूल है एज़ अ एथलीट जब आप देखते हैं? क्लासिक स्लालम एक्चुअली बहुत अच्छा स्पोर्ट है, क्योंकि उसमें हम खुद का सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हैं और हर साल हमें नया सॉन्ग सिलेक्ट करने को मिलता है और एक डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस होता है हर साल। और जो कॉस्ट्यूम है वो भी हम खुद डिज़ाइन करते हैं यूजुअली हमारा, और वो सॉन्ग से रिलेशन में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं। तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट पार्ट है। और केवल 6 साल की उम्र को पहला मेडल मिला आपको अपना, 12 साल की उम्र में तो आप वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेज़ेंट कर रही थी। लेकिन जो पहला मेडल होता है वो काफ़ी स्पेशल और दिल के करीब होता है। तो उस पहले मेडल की कुछ यादें अगर आप दोनों साझा करें? अ, आई थिंक वो जो जब हमें मेडल मिलता है तब बहुत ऐसे प्राउड फीलिंग आता है कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया है स्पोर्ट में, तो एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है वो। और मेरा फर्स्ट मेडल भी बहुत मेरे लिए स्पेशल था, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में था और उससे पहले मैंने कभी रोलर स्केटिंग में मेडल नहीं जीता था। सिर्फ स्कूल के छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मुझे मेडल या सर्टिफिकेट मिला था। बट जो स्पोर्ट मैं रोज़ करती हूँ, उसमें मुझे तब तक कभी भी मेडल नहीं मिला था, तो वो सबसे स्पेशल फीलिंग था। जिस तरीके से आप दोनों बहनें हैं, ऑन द फील्ड आप बॉन्ड शेयर करती हैं और ऑफ द फील्ड कैसा बॉन्ड होता है? उस फ्रेंडली कॉम्पिटिशन, उस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए?
तो हम हर रोज़ ट्रेनिंग एक साथ करते हैं। अ, हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं तब जब एक कर रही होती है तो दूसरी का फुल अटेंशन होता है कि कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं क्या? और कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है क्या? और फिर वैसे एक साथ ट्रेनिंग करने के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट होती है क्योंकि क्विक अटेंशन अटेंशन की वज़ह से क्विक इम्प्रूवमेंट्स होते हैं हमारे। जब हम क्लासिक परफॉर्मेंस सेट करते हैं तो तब भी हम एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं म्यूजिक पे फिट नहीं हो रहा है मेरे मूव्स तो तब वो मुझे हेल्प करती है कि उसके कुछ मूव्स होते हैं जो मेरे म्यूजिक पे अच्छे दिख रहे हैं तो हम हेल्प करके वो फिट करते हैं। तो जैसे कि आप एशियन चैंपियंस हैं, वर्ल्ड लेवल पर आपने रिप्रेज़ेंट किया है, आप लोगों की ट्रेनिंग डेली रूटीन किस तरीके से होती है? तो हम सबसे पहले जब ट्रेनिंग चालू करते हैं तब ऑफ स्केट ट्रेनिंग होता है। हम पहले स्किपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और फिर स्केट्स पे वार्म अप करते हैं। तो ये सब सुबह यूजुअली हम करते हैं बिफोर स्कूल या फिर कॉलेज एंड आफ्टर स्कूल अटेंडिंग स्कूल एंड कॉलेज इन द इवनिंग वी डू अगेन 2 hours to 3 hours of training and that is how our schedule is usually but कभी कभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पिलाटेस भी करते हैं। जैसे कि कोरिया वर्ल्ड कप 2025 हुआ था जिसमें श्रेयसी आपको मेडल मिला और सोनाली आप काफ़ी क्लोज़ रह गई मेडल के। तो ऐसे टाइम पर किस तरीके से फीलिंग्स चलती हैं जहाँ पर एक तरफ खुशियाँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो काफ़ी करीब मेडल्स रह जाता है हाथ से, तो वो थोड़ा गम मलाल रह जाता है। सो ऐसे वक़्त पे कैसी फीलिंग शेयर होती है एक टूर्नामेंट में? थोड़े वक़्त के लिए हमें मुझे बहुत ऐसे सैड फ़ील होता है कि थोड़ा-सा कम पड़ गया प्रैक्टिस। पर इतने सारे स्केटर्स एक साथ आके कॉम्पिटिशन में है और फिर बात एक-दूसरे से बात होती है, तो फिर वो सब नर्वसनेस, सैडनेस दूर हो जाता है और फिर वापस ट्रेनिंग करके नेक्स्ट कॉम्पिटिशन का गोल आता है मन में। और श्रेयसी जिस तरीके से आप पहली भारतीय फीमेल बनी जिन्होंने एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप क्लासिक स्लैलॉम में मेडल जीता, उस मेडल के बारे में कुछ बताइए हमें कैसा रहा वो जर्नी? और उसके बाद वो मेडल जीतने के बाद वो रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद क्या फीलिंग चल रही थी मन के अंदर? अ, मेरा सबसे पहले इंटरनेशनल कंपटीशन एक्चुअली वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था 2017 में। तब से कोविड के बाद मैंने सबसे पहले एशियन चैंपियनशिप खेला 2023 में। तो तब एशियन चैंपियनशिप में मुझे 4th और 6th पोज़ीशन आई थी। तो 4th पोज़ीशन में मेरा मेडल अ, मतलब थोड़े मार्जिन से मुझे मेडल नहीं मिला था उस वक़्त। तो तब से मेरी तैयारी और प्रैक्टिस उसी मेडल के लिए चालू थी और 2025 में एशियन चैंपियनशिप में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली। तो बहुत अमेजिंग फीलिंग था और सारी इंडियन टीम भी थी वहाँ पे चीयर करने के लिए और मेरे पेरेंट्स भी थे वहाँ पे चीयर करने के लिए। तो वो बहुत सपोर्टिव फीलिंग था और मेडल मिलने के बाद तो बहुत अमेजिंग फीलिंग था वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऐसे इतना अच्छा था। और सोनाली जिस तरीके से आप 9 टाइम कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन, श्रेयसी 10 टाइम कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेंटेन वो कंसिस्टेंसी, उतना डिसिप्लिन कि आपको हर साल उसी मेहनत के साथ, एक्स्ट्रा मेहनत आगे आना है और अच्छा रिप्रेजेंट करना है, अच्छी तरीके से खेलना है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़? सो आई थिंक कि सबसे पहली चीज़ है कि हम एवरीडे ट्रेनिंग करते हैं, ब्रेक्स बहुत कम लेते हैं। तो कंसिस्टेंटली हर रोज़ ट्रेनिंग करने के बाद जो ट्रिक्स है वो इम्प्रूव होते जाते हैं और फिर हमारे जो परफॉर्मेंस है वो भी हर साल अपग्रेड होते हैं। तो फिर वो रूटीन चालू रहता है। डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की वजह से। इस स्पोर्ट में जब आप इंजरी होती है आप लोगों को, तो ऐसे टाइम पर इंजरी से कैसे आप रिकवर करते हैं? फिजिकली और मेंटली दोनों, कितना मुश्किल होता है? इस स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा इंजुरी तब होती है जब हमारा फॉल होता है और फॉल्स बहुत फ्रीक्वेंट रहते होते हैं जिस पे हमारा 100% कंट्रोल नहीं है अभी। तो उस वक़्त हमारे फॉल्स होते रहते हैं। तो जब हम बिगिनर बेसिक स्केटिंग सीखते हैं तो सबसे पहले हमें एक फॉल कैसे
प्रॉपर वे से लेना है, जिससे मिनिमम इंजरी हो, ये सबसे पहले हमें सिखाते हैं। तो उसके वजह से जो हाथ को फ्रैक्चर होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ इंजरी है कि गिरने के बाद हाथ या फिर रिस्ट को फ्रैक्चर होता है। तो वो प्रिवेंट कैसे करना है, वो सबसे पहले हम सीखते हैं। सो आई थिंक वो सबसे बड़ा इंजरीज़ के लिए हेल्पफुल है। और अदर टाइप ऑफ इंजरीज़ मतलब मसल फैटिग बहुत अ, होता है कभी-कभी जब कॉम्पिटिशन सीज़न होता है। तो तब हम 1-2 दिन रेस्ट, रिकवर, स्ट्रेच करके वापस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक मेरी सबसे बड़ी इंजरी थी कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैं 10 साल की थी तब। तो उससे रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जब हम फिर से स्केट पहनते हैं तो फिर फ़ियर होता है। पर स्लोली स्टेप्स लेके जब मैं स्केटिंग चालू कर रही थी तब स्लोली वो फ़ियर गया और मैं वापस ट्रेनिंग कर सकती हूँ। और जिस तरीके से ज़्यादातर टूर्नामेंट्स हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल के सभी यूरोप और कोरियन कंट्रीज़ में होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, स्केटिंग के लिए क्या चीज़ें लैक करती है? क्या चीज़ें अवेलेबल है? चाहे वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो या फिर टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट की अगर हम बात कहें या फिर वो प्रॉपर ट्रैक्स, वो प्रॉपर स्पेस, इस बारे में अगर आप बताएँ हमें? अ, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट अभी वो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंडिया में जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी रेडी है। आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब बड़े सिटीज़ होते हैं, तब हमें जो स्पेस लगती है और जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोर लगता है, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है तो मिलने में अवेलेबिलिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ फ्लोर। तो इसीलिए आई थिंक सिटीज़ में थोड़े फैसिलिटीज़ कम होते हैं। बट आउटस्कर्ट्स में फैसिलिटीज है। मतलब एक जो बड़ी इंडिया में फैसिलिटी है वो एक्चुअली मोहाली में है, जो चंडीगढ़ के पास में है। कि इंडिया का जो पोज़ीशन है वर्ल्ड मैप पर, ग्लोबल मैप पर स्केटिंग का, वो किस तरीके से है अब? आई थिंक अभी इंडिया में अभी तक कोई बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन होस्ट नहीं हुआ है स्केटिंग के लिए। तो आई होप कि कमिंग इयर्स में सबसे पहले इंडिया एक इंटरनेशनल कंपटीशन होस्ट कर सके। और जिस तरीके से अगर हम बात कहें अब आपके चैलेंज जर्नी में काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे। उन चैलेंजेस के बारे में अपने करियर में क्या-क्या सैक्रिफाइसेस हुए, उस बारे में अगर आप देखें आज के समय आई थिंक एक चीज़ जो हमें हमेशा सैक्रिफाइस करनी पड़ी कि जब फ्रेंड्स लास्ट मिनट प्लान करते हैं, तो हमें वो प्लान में शामिल नहीं हो सकते हम क्योंकि वो हम स्केटिंग नहीं 1 दिन के लिए भी स्केटिंग नहीं रुका सकते हैं। तो फिर पर एक अच्छी चीज़ है कि हमारे फ्रेंड्स हमेशा अंडरस्टैंडिंग थे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमें वो छोड़ के जाते हैं। हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लान्स बनाते हैं। आई थिंक सेम ही, क्योंकि हमें ना हमारे ट्रेनिंग्स के टाइमिंग्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर मतलब शाम को हम बाहर जाने वाले हैं तो शाम का ट्रेनिंग सुबह में कवर अप करना पड़ता है। तो एनी एनी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्लान्स जो रहते हैं वो हम नहीं कर सकते। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। जी। और जिस तरीके से ज़्यादातर आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाकर परफ़ॉर्म करती हैं, खेलती हैं। जब आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाती हैं, तो कितना मुश्किल होता है उन कंट्रीज़ में जाकर खेलना? क्योंकि जो हवा-पानी है, जो क्लाइमेट है, उसको सूट होने के बाद, वो टाइम ज़ोन में शिफ्ट होने के बाद, क्या-क्या चैलेंजेज़ आती हैं ऑन द ट्रैक एंड ऑफ द ट्रैक भी अगर हम बात करें इन फ़ॉरेन कंट्रीज़? और आई थिंक टाइम ज़ोन और जो लेंथ ऑफ ट्रैवल होता है वो सबसे टायरिंग होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर यूरोप को जाना हो या फिर कोरिया जाना हो तो अ 1 डे तो पूरा ट्रैवल में ही जाता है। उसके वजह से बहुत फटीग फ़ील होता है, बट अ, नेक्स्ट डे हम यूजुअली बहुत ज़्यादा कुछ साइट सीइंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, रेस्ट लेते हैं, कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हेल्प होता है। एंड
मुझे लग रहा है ऑन द ट्रैक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम नए कंट्री में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि फ्लोर कौन से टाइप का होगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो तब हमें फीलिंग पता चलती है कि हमारे ट्रिक्स कैसे हो रहे हैं और कितना डिफिकल्ट जा रहा है या इजी जा रहा है। तो एक होम एडवांटेज मिल जाता होगा फॉरेन फॉरेन प्लेयर्स को जब वो परफॉर्म क्योंकि दे आर यूज्ड टू इट। वो फ्लूस की बात कहें ट्रेनिंग, इसके बावजूद भी आप जाकर मेडल जीतती हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है, ये अपने आप में काफी खास बात है। और अगर हम बात करें स्केटिंग का, एक स्पेशल मेमोरी आप दोनों के दिल से जो जुड़ा हुआ है, एक ऐसी स्पेशल मेमोरी। मेरी स्पेशल मेमोरी एशियन चैंपियनशिप 2025 हो गया। और आई थिंक मेरे लिए है कि इस साल हम दोनों ने लास्ट साल हम दोनों ने लूकास स्लैलम कप में पैर स्लैलम में एक साथ मेडल जीता, तो वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। आने वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में जानना चाहूंगा। अ, उम, अभी अक्टूबर में वर्ल्ड स्केट गेम्स है पैराग्वे में। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ही है स्केटिंग की। तो अभी तो उसके लिए प्रिपरेशन चालू है हम दोनों की। और हम दोनों इस साल उस कंपटीशन में पैर स्लैलम में इंडिया के लिए मेडल जीतना चाहते हैं, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आएँ। और जिस तरीके से बात की जाए अगर स्केटिंग की, इंडिया के नैरेटिव से अगर हम देखें, तो इंडिया इज़ टोटली अ क्रिकेटिंग नेशन। ऐसे देश में स्केटिंग के लिए मीडिया रिकॉग्निशन की बात हो या फिर पब्लिक अवेयरनेस की बात, तो ये चैलेंजेस कितने फेस करने पड़ते हैं आपको जब आप मेडल जीत कर आते हैं? लेकिन उतना रिकॉग्निशन क्या आपने कभी लैक किया है? और आज के टाइम तो समय बदल रहा मौका मिल रहा है, लेकिन इस बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ हमें? आई थिंक स्केटिंग इस टर्म को सुनने के बाद सबको लगता है कि रेस होगी, पर स्केटिंग में बहुत बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सो आई थिंक लोगों को वो अभी तक नहीं पता है। पर अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक इसके वजह से बहुत बहुत लोगों को पता चलने लगा है कि बहुत टाइप्स होते हैं स्केटिंग में। वर्ल्ड डिसरप्शंस है, अगर हम बात कहें कोविड की या फिर अगर कोई वॉर चल रहा है, तो इसमें आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स थोड़ा रुक जाता है। और ये टाइम पे किस तरीके से एक एथलीट को अफ़ेक्ट करता है, अगर हम इस बारे में सोचें? एक्चुअली कोविड के में हमें बहुत अफेक्ट हुआ था क्योंकि हमारे कोई भी कंपटीशन इंटरनली नहीं हो पाई। हमने वो इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया था जिसका नाम स्केटर सिस्टर्स है। और क्योंकि हमें क्रिकेट से करना था, वो क्या सीख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये देखने के लिए हमने वो अकाउंट स्टार्ट किया था कोविड में। तो वो बड़ा चैलेंजिंग था। और और आई थिंक हमें कभी ट्रेनिंग में बहुत इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम छोटे से स्पेस में 3-4 गोल लगाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोविड के टाइम में हमने पूरा घर पे प्रैक्टिस पूरा किया। यूटिलाइज़ किया और घर पे प्रैक्टिस की इम्प्रूव करने के लिए। तो आप अगर अपने कोच के बारे में हमें कुछ बता पाएँ और किस तरीके से आप अभी कौन से फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए फ़ोकस कर रही हैं, उस बारे में आप बता पाएँ हमें? सो हमारे कोच का नाम आशुतोष जगताप सर है। और वो हमें बहुत फ्रीडम देते हैं कि मतलब अ, बहुत बार ऐसा होता है कि कोचेस बताते हैं कि सिर्फ मतलब कोच के सामने ट्रेनिंग कर सकते हैं और किसी जगह ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो हमारे कोच ने हमें वो फ्रीडम दिया है कि हमें अगर अ, मतलब कुछ कॉलेज का वर्क हुआ तो तो हम हम घर में घर प्रैक्टिस में कर प्रैक्टिस सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ। और हमें जब टाइम होगा तब हम ट्रैक पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आई थिंक बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैं मेरे टाइम में भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और जिस तरीके से आप लोग बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे वो ऑन द ट्रैक हो या ऑफ द ट्रैक हो। तो आप अपने स्कूल, पढ़ाई, कॉलेज ये सब को किस तरीके से स्पोर्ट के साथ बैलेंस करती है, उस बारे में हमें कुछ बताएँ? हम स्केटिंग बहुत छोटे साल से कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत पहले से ही स्कूल और स्केटिंग दोनों एक साथ बैलेंस करने का ये बन गया है, रूटीन बन गया है। सो हमारे रूटीन में हम सिर्फ अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में करते हैं। और जो डे टाइम होता है उसमें हम स्कूल फिनिश करके घर आके पढ़ाई करते पढ़ाई हैं करते और हैं। फिर वापस स्केटिंग करते हैं। सो बेसिकली द लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड स्केटिंग।
और अगर हम बात कहें तो आप दोनों में से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कौन है? ज़्यादा एग्रेसिव या कॉम्पिटिटिव ऑन द ट्रैक? अ, श्रेयसी। स्वराली, आई थिंक स्वराली। और अगर आप दोनों को एक-दूसरे को डिस्क्राइब करना होगा अपने आप में ही, तो किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे? अपने गेम के बारे में हो या एज़ अ पर्सन, एज़ अ एथलीट, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? आई थिंक श्रेयसी बहुत हार्ड वर्किंग है और कभी भी अगर टायर्ड फील कर रही है तभी भी प्रैक्टिस नहीं स्किप करती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड आई थिंक स्वराली के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है मेरे कंपैरिज़न में, और वो बहुत मतलब जो मुझे ट्रिक्स करने में ज़्यादा ताकत लगती है, वो बहुत ईज़िली कर लेती है। और अगर आप अपने स्केटिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में हमें बता पाएँ कि क्या इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं और इन इक्विपमेंट्स कितने महँगे होते हैं? अगर कोई खिलाड़ी, कोई एस्पायरिंग स्केटर इसे देख रहा होगा, चाहे वो आपके स्केटिंग शूज़ हो, इन सब के बारे में अगर आप बताएँ? अ, हम एक्चुअली स्पॉन्सर्ड है, एक चाइनीज़ ब्रांड है एक्शन नाम का, तो उस ब्रांड से हम स्पॉन्सर्ड है, और हमें हर साल नए स्केट्स ब्रांड के स्पॉन्सरशिप के थ्रू मिलते हैं। और स्केट्स एक्चुअली जो प्रोफेशनल स्केट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, बट जो बिगिनर लेवल के स्केट्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। और स्केट्स अगर एक्सपेंसिव भी रहे तो भी एक स्केट ऑलमोस्ट 2 इयर्स इज़िली उस पे स्केटिंग कर सकते हैं प्रोफेशनली भी। तो आई थिंक वो अ, फिर उतना एक्सपेंसिव नहीं है। और स्पॉन्सर्स के एलिमेंट में आना चाहूँगा एज़ एन एथलीट कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में स्पॉन्सरशिप? अगर इक्विपमेंट्स की बात हो या फिर ट्रैवल करना हो, तो स्पॉन्सर कितना इम्पोर्टेंट है जब वो आपको सपोर्ट करते हैं? स्पॉन्सर्स बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अभी हमें जो स्केट्स के स्पॉन्सरशिप है, उसकी वजह से हमें हर साल नए स्केट्स मिलते हैं। बट अगर मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं रहती तो मोस्टली हम 2-3 साल में हमारे स्केट्स चेंज करते हैं और नए स्केट्स लेते हैं। क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है, दूसरे कंट्रीज़ से अगर स्केट आ रहे हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। और आई थिंक स्पॉन्सरशिप से रिकॉग्निशन भी बहुत मिलता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब के समय में आपके स्कूल्स, कॉलेजेस का परसेप्शन क्या है? आपके रिलेटिव्स का परसेप्शन क्या है? कितने क्वेश्चन्स क्या कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन्स होते हैं जो आपको पूछते हैं? अ, हमारे मेरा जो कॉलेज है एमआईटी डब्ल्यूपीयू, वो एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेरा जो अटेंडेंस मिस होता है कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग्स की वजह से, या फिर मेरे कोई एग्जाम मिस हुई है, तो वो कॉलेज कंसिडर करके एडजस्ट करते हैं मेरे लिए। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। उसके वजह से मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल सकती हूँ जो बाकी के स्केटर्स मिस करते हैं, क्योंकि उनके कॉलेजेस सपोर्टिव नहीं है। आई थिंक हमें सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है हमारे इंस्टाग्राम पे या जब स्केटर्स आते हैं तो कि हम ट्विन्स हैं क्या? पर हम ट्विन्स नहीं हैं। और श्रेयसी बड़ी है। मैं छोटी हूँ। और क्वेश्चंस भी पूछते हैं लोग कि स्केटिंग कैसे स्टार्ट करना है, और हाँ, और मतलब पढ़ाई कैसे बैलेंस करनी हाँ। है। बिल्कुल। और अगर आप हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से वो छोटे-छोटे बच्चे जो स्केटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज दें और एक मैसेज पेरेंट्स के लिए जो सपोर्ट करे अदर स्पोर्ट्स के लिए भी, ऐसा स्पेशल मैसेज? स्केटिंग के लिए स्पेशल मैसेज होगा कि स्केटिंग बहुत पेशेंस का गेम है, और स्पेशली जो इनलाइन फ्रीस्टाइल है, उसमें एक-एक ट्रिक मास्टर करने में बहुत साल लगते हैं। तो उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और डिटर्मिनेशन भी इक्वली लगता है। और आई थिंक एक ओवरऑल मैसेज है कि कभी गिव अप नहीं करना है और जो हमें पसंद है वो कंटिन्यू करना। बिफोर वी एंड द इंटरव्यू मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कि ट्रेनिंग आप करने के बाद आप अपने फ्री टाइम में किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, उस बारे में? फ्री टाइम में हम मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं यूजुअली, जो भी नई रिलीज़ हुई है मूवी, हम देखना और बहुत पसंद करते हैं। और हमें हमारी एक कैट है तो उसके साथ खेलते हैं, नहीं तो ड्राइंग करती हूँ मैं।
बिल्कुल, और जिस तरीके से आप दोनों हमारे साथ स्पोर्ट्स नाइट के प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ी, आपका दोनों का ही बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं यही आशा करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, कि आप ऐसे ही इंडिया को रिप्रेज़ेंट करें और आने वाले बड़े वर्ल्ड कप और वर्ल्ड गेम्स में आप गोल्ड मेडल जीतें। और बहुत अच्छा लगेगा हम सभी इंडियंस को कि जब आप साथ में द स्केटर सिस्टर्स पेयर में मेडल लेकर आए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।